अभी पढ़ रहे हैं हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इस चैप्टर से रिलेटेड मैंने अभी तक 2 वीडियोस को अपलोड किया है, आप लोग जल्द से जल्द उसे देख लीजिए। अगर नहीं देखा है तो मैं उन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अब हम लोग आज कहानी आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा है भाई? अभी तक हम लोगों ने कुछ बेसिक इंफॉर्मेशंस को लिया था कि फ्लावरिंग प्लांट क्या है, एंजियोस्पर्म है। एंजियोस्पर्म क्या है भाई? जिनमें सीड के ऊपर में कवर मिलता है उसे एंजियोस्पर्म कहते हैं। फिर हम लोगों ने देखा कि एंजियोस्पर्म का ओरिजिन कब हुआ और एंजियोस्पर्म का जो गोल्डन पीरियड है वो क्या है। फिर हम लोगों ने देखा कि किस प्लांट में स्टडी किया गया है। फिर उस प्लांट के लेकर क्लासिफिकेशंस को हम लोगों ने देखा था। फिर हम लोगों ने रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स के बारे में पढ़ा, वहां पर हम लोगों ने थोड़ा डिटेल में पढ़ा था मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को। और फिर हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। मैं बता दूं कि जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो भाई अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां आपको मिलेगा लिंक और जल्दी से जल्दी इस वीडियो को देख लीजिए। आज हमें पढ़ना है कि ये जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन हुआ, इस पोलन ग्रेन का फेट क्या है, कि भाई इस पोलन ग्रेन के साथ होता क्या है। तो इन शॉर्ट हम लोग थोड़ा सा प्रीवियस वीडियो से या फिर प्रीवियस लेक्चर से थोड़े से इंफॉर्मेशन को गैदर करते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्या देखा था भाई? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कुछ सेल्स बन गए थे आर्चीस्पोरियल सेल्स। क्या बन गए थे भाई? आर्चीस्पोरियल सेल्स। अब इस आर्चीस्पोरियल सेल में हुआ पेरिक्लाइनल डिवीजन। तो भाई ये पेरिक्लाइनल डिवीजन से 2 तरीके का सेल्स का फॉर्मेशन करता है। एक को तो हम लोग नाम देते हैं प्राइमरी पेराइटल सेल। क्या बोलते हैं भाई? प्राइमरी पेराइटल सेल। और दूसरे को बोलते हैं प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल। अब भाई इस प्राइमरी पेराइटल सेल का काम क्या था? तो ये प्राइमरी पेराइटल सेल 3 वॉल्स का फॉर्मेशन करता है। पहला तो हम लोग बात करेंगे तो इंडोथीशियम, दूसरा था अपने पास मिडिल लेयर और तीसरा है टेपिटल। फिर हम लोग बात कर रहे थे प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल का, तो इसमें बहुत बार माइटोसिस होता है। क्या होता है भाई? मैनी माइटोसिस। तो इससे बन जाता है स्पोरोजिनस सेल। अब ये स्पोरोजिनस सेल के ऊपर में कैलोस का लेयर आ जाता है। जैसे ही कैलोस का लेयर आएगा ये बदल जाता है किसमें भाई? पोलन मदर सेल या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल। फिर हम लोगों ने देखा था कि इस माइक्रोस्पोर मदर सेल या फिर पोलन मदर सेल पर होती है मियोसिस। इससे बन जाता है माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्या बन जाता है भाई? माइक्रोस्पोर टेट्राड। अब इस माइक्रोस्पोर टेट्राड पर क्या होता है? कहता है यहां पर एक एंजाइम आता है, इसका नाम है कैलेज। क्या नाम है भाई? कैलेज एंजाइम आता है। और ये कैलेज एंजाइम इसके ऊपर के कैलोज लेयर को हटा देता है, जिससे हम लोगों को मिलता है माइक्रोस्पोर या फिर पोलन ग्रेन। और ये पोलन ग्रेन क्या होता था भाई? हैप्लॉइड। क्या होता था? हैप्लॉइड। अब इस प्रोसेस के बारे में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। आज हम लोगों को क्या करना है भाई? आज हम लोगों को इस पोलन ग्रेन की कहानी को आगे बढ़ाना है। तो चलिए हम लोग इसे आगे बढ़ाते हैं। पोलन ग्रेन से देखते हैं भाई होता क्या है। ध्यान से देखिएगा, कल हम लोगों ने इस स्ट्रक्चर पर कहानी को एंड किया था, ठीक है? ऐसे ही अपने पास 4 माइक्रोस्पोर या फिर पोलन ग्रेन था। ये क्या था भाई? पोलन ग्रेन, जो कि हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है। ये हमारे पास 4 हम लोग यहां 4 पर स्टडी नहीं करेंगे, किसी एक को लेकर स्टडी करते हैं। तो मान लेते हैं कि ये जो अपने पास पोलन ग्रेन है ये डेवलप हो जा रहा है भाई। ये बन गया अपना पोलन ग्रेन, ये हो गया पोलन ग्रेन। अब कहते हैं कि इस पोलन ग्रेन पर होती है मियोसिस। क्या होती है भाई? मियोसिस। ध्यान से देखिएगा कि सॉरी
इस पोलन ग्रैंड पर माइटोसिस होती है। क्या होती है भाई? माइटोसिस। अब हम लोगों को पता है कि माइटोसिस एक इक्वेशनल डिवीजन है जहां एक सेल दो सेल में डिवाइड कर जाती है, जहां क्रोमोसोम का नंबर सेम ही रहता है। तो अब जैसे ही पोलन ग्रैंड पर माइटोसिस होती है, यहां पर दो सेल्स का फॉर्मेशन होता है। ध्यान से देखिएगा, कितना सेल का फॉर्मेशन हो गया भाई? दो। ये अनइक्वल डिवीजन होता है, एक बड़ा होता है और एक छोटा होता है। इस बड़े वाले को कहते हैं वेजिटेटिव सेल। क्या कहते हैं भाई? वेजिटेटिव सेल। क्योंकि ये माइटोसिस है, इक्वेशनल डिवीजन होगी, तो इस ये भी क्या होगा भाई? हैप्लॉइड। और दूसरा अपने पास है जनरेटिव सेल। क्या है भाई? जनरेटिव सेल। तो ये जनरेटिव सेल भी क्या होगा? हैप्लॉइड, क्योंकि यहां पर माइटोसिस हो रही है। अब हमारे पास दो तरह का सेल बन गया, एक वेजिटेटिव और दूसरा जनरेटिव। अब यहां पूछा जा सकता है कि बड़ा वाला कौन सा होता है, तो साफ साफ आप लोग आंसर दीजिएगा वेजिटेटिव सेल, और छोटा वाला कौन सा होता है? जनरेटिव सेल। अब कहते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है, यहां वेजिटेटिव है और जनरेटिव है। कहते हैं यहां जनरेटिव वाले सेल में, नीचे वाले सेल में फिर से माइटोसिस होती है। क्या होती है भाई? माइटोसिस। तो ध्यान से देखिएगा कि अगर जनरेटिव सेल में माइटोसिस होती है तो ये स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा भाई? ये जो अपने पास स्ट्रक्चर है कुछ ऐसा दिखेगा। देखिएगा भाई ध्यान से, ये ऊपर वाला तो हो गया वेजिटेटिव सेल, और जनरेटिव सेल में हुई है माइटोसिस। किसमें हुई भाई? इस जनरेटिव सेल में क्या हो गई है? माइटोसिस। अब ये जनरेटिव सेल में जैसे ही माइटोसिस हो जाएगी तो यहां नीचे और दो सेल्स का फॉर्मेशन होगा, और ये दोनों सेल रिप्रेजेंट करेगा मेल गैमेट को। किसे रिप्रेजेंट करेगा भाई? मेल गैमेट। अब जैसे कि यहां माइटोसिस हुआ है तो ये दोनों का दोनों क्या होगा भाई? हैप्लॉइड। क्या होगा? हैप्लॉइड। तो ध्यान से देखिएगा कि अपने पास एक पोलन ग्रेन है। क्या है भाई? पोलन ग्रेन। इस पोलन ग्रेन में सबसे पहले तो थोड़ी डेवलपमेंट होगी, और डेवलपमेंट के बाद इस पर होती है माइटोसिस। क्या होती है भाई? माइटोसिस। जैसे ही माइटोसिस हो जाएगी, ये सेल दो सेल में डिवाइड कर जाएगा। क्योंकि ये एक माइटोसिस डिवीजन है, इक्वेशनल डिवीजन है, तो यहां क्रोमोसोम का नंबर चेंज होने वाला नहीं है। तो यहां जो बना है दो सेल, एक वेजिटेटिव और दूसरा जनरेटिव, दोनों में N और N ही क्रोमोसोम रहेगा, मतलब दोनों हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होंगे। अब कहते हैं कि बड़ा वाला वेजिटेटिव और छोटा वाला जनरेटिव। इस जनरेटिव वाले सेल में फिर से माइटोसिस होती है। एकदम याद रखिएगा, ये भाई अति इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस जनरेटिव सेल में वापस से माइटोसिस होती है, जिस कारण से ये फिर से दो सेल में डिवाइड कर जाता है, और दोनों, क्योंकि माइटोसिस हुआ है तो अभी भी क्रोमोसोम का नंबर सेम ही रहेगा, मतलब ये दोनों स्ट्रक्चर हैप्लॉइड ही होंगे। अब ये दो जो बनाए वो क्या बनाए भाई? दोनों का दोनों मेल गैमेट। क्या है भाई? मेल गैमेट। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एक मैच्योर्ड पोलन ग्रेन में कितने मेल गैमेट होते हैं, तो आंसर दीजिएगा 2। कितने दीजिएगा भाई? 2। अगर पूछा जाए टोटल नंबर ऑफ सेल कितना है, तो हम लोग आंसर देंगे 3। एक तो वेजिटेटिव सेल और 2 मेल गैमेट। तो आंसर क्या देंगे भाई हम लोग? 3। क्लियर है? पोलन ग्रेन माइटोसिस होती है, वेजिटेटिव और जनरेटिव। जनरेटिव में माइटोसिस होती है तो 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। तो कुल मिलाकर यहां सेल का नंबर कितना हो गया भाई? 3। कितना हो गया? 3। अब हम लोग थोड़ा कहानी को आगे बढ़ाते हैं और एक दो इंफॉर्मेशंस को आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं। एक ऐसा इंफॉर्मेशन भाई जो कि आपके एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कि जनरली 60% एंजियोस्पर्म में, किसमें बात करी जा रही भाई? एंजियोस्पर्म में कितना परसेंट कहा जा रहा है? 60%। कहते हैं कि 60% एंजियोस्पर्म में जो पोलन सेड होता है, जब पोलन झड़ता है तो वो 2 सेल्ड स्टेज में होता है। सॉरी, हाँ, 2 सेल्ड स्टेज में होता है। कितने सेल्ड स्टेज में भाई? 2 सेल्ड स्टेज। अब ये 2 सेल्ड स्टेज क्या है? तो एक यहां हो जाएगा वेजिटेटिव सेल और दूसरा क्या हो जाएगा? जनरेटिव सेल। ध्यान से सुनिएगा
कि 60% एंजियोस्पर्म में जो पॉलन ग्रेन है जब सेड होता है, जब एंथर से निकलता है तो वो 2 सेल्ड स्टेज में होता है। कितने सेल्ड स्टेज में भाई? 2 सेल्ड स्टेज में। यहां एक वेजिटेटिव सेल होता है तो दूसरा क्या होता है? जनरेटिव सेल। लेकिन अगर बात करेंगे 40% एंजियोस्पर्म की, अभी भी अपने पास 40% एंजियोस्पर्म बचा हुआ। अगर बात करेंगे हम लोग रेस्ट 40% एंजियोस्पर्म की, तो यहां जो पॉलन सेड होता है ये 3 सेल्ड स्टेज में होता है। कितने सेल्ड स्टेज में भाई? 3 सेल्ड स्टेज। अब यहां 3 सेल कौन कौन सा हुआ? अगर आप लोग रिमेंबर करोगे तो दिमाग में आ जाएगा। क्या है भाई? एक तो वेजिटेटिव सेल होगा और 2 क्या हो जाएगा? मेल गैमीट। क्या हो जाएगा भाई? 2 मेल गैमीट। तो 2 और 1 क्या हो गया? 3। इससे कई बार नीट में भी क्वेश्चन आया हुआ है कि 60% एंजियोस्पर्म्स में जो पॉलन सेड होता है वो, या फिर पूछा जाएगा ऐसे कि 2 सेल्ड स्टेज में कितने प्रतिशत एंजियोस्पर्म में पॉलन सेड होता है? तो आप लोग आंसर दीजिएगा 60%। और 3 सेल्ड स्टेज में कितने में होता है भाई? 40%। 2 सेल्ड स्टेज में कौन कौन सा सेल होता है? तो आंसर दीजिएगा वेजिटेटिव और जनरेटिव। जबकि 3 सेल्ड वाले में 1 वेजिटेटिव और 2 क्या होता है भाई? मेल गैमीट। क्लियर है? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने मेंशन किया हुआ है, हाउ मेनी मेयोटिक डिविजन्स आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 100 पॉलन ग्रेन। ध्यान से सुनिएगा कि 100 पॉलन ग्रेन को बनाने के लिए कितने मियोसिस डिवीजन की जरूरत होती है? तो ध्यान से देखिएगा भाई कि जो अपने पास एमएमसी है, ध्यान से देखिएगा, एमएमसी माइक्रोस्पोर मदर सेल। मैंने बताया था कि जब भी मदर आ जाए तो उसमें मियोसिस कराते हैं। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के दौरान मियोसिस माइक्रोस्पोर मदर सेल में होती है। किसमें होती है भाई? माइक्रोस्पोर मदर सेल। और जब एक बार मियोसिस होती है तो टोटल हम लोगों को 4 पॉलन ग्रेन मिलता है। कितना पॉलन ग्रेन मिलता है भाई? 4 पॉलन ग्रेन्स। ध्यान से देखिएगा कि एक मियोसिस में 4 पॉलन ग्रेन्स मिलती है। तो बताइए भाई कि 100 पॉलन ग्रेन को बनाने के लिए कितने मियोसिस का जरूरत होगा? तो ध्यान से देख लेते हैं भाई हम लोग कि 4 पॉलन ग्रेन के लिए, कितने के लिए भाई? 4 पॉलन ग्रेन के लिए 1 मियोसिस की जरूरत होती है। कितने मियोसिस की भाई? 1 मियोसिस की जरूरत होती है। तो एक पॉलन ग्रेन के लिए कितना हो जाएगा भाई? 1/4। कितना हो जाएगा भाई? 1/4। हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है 100, तो 100 पॉलन ग्रेन के लिए कितना हो जाएगा भाई? 1/4 इंटू 100, मतलब सिंपली ये कितना हो जाएगा भाई? 25। तो 25 मियोसिस डिविजन्स आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 100 पॉलन ग्रेन। क्लियर है भाई? सिंपली जब भी आपसे पूछे कि पॉलन ग्रेन के बारे में बताना आपको, कि किसी पॉलन ग्रेन का अमाउंट दिया हो और पूछे कि मियोसिस डिवीजन कितनी होगी, तो सीधा आंसर लगाइएगा, जितना पॉलन ग्रेन दिया हुआ है उसको 4 से डिवाइड कर लीजिएगा। तो हम लोग सीधा भी बना सकते थे कि यहां हम लोग लिखते भाई 100 और 100 बाई कर देते 4, तो आंसर कितना हो जाता? 25। कितना हो जाता भाई? 25। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता। ठीक है, अब नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है कि हाउ मेनी मेयोटिक डिविजन्स आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 200 पॉलन ग्रेन्स इन साइप्रस प्लांट। तो हम लोग जनरली क्या करते हैं भाई? यहां दिया हुआ है 200 पॉलन ग्रेन, और अभी सर ने बताया कि जितना पॉलन ग्रेन दिया हो उसको 4 से डिवाइड कर लीजिए। तो जैसे ही आप 4 से डिवाइड कीजिएगा आंसर आएगा 50। क्या आ जाएगा भाई? 50। और आप लोग आंसर में टिक भी लगा दीजिएगा 50, लेकिन ये आंसर गलत हो जाएगा। अब बात होती है भाई ये गलत क्यों हो गया? तो मैं आपको बता दूं कि यहां एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड हम लोगों ने मिस किया है, साइप्रस प्लांट। क्या दिया हुआ है भाई? साइप्रस प्लांट। तो भाई साइप्रस प्लांट में होता क्या? कहते हैं कि इस साइप्रस प्लांट में जब मियोसिस होती है तो टेट्राड
में से 4 जो सेल है उसमें 3 डीजनरेट कर जाता है। क्या कर जाता है भाई? डीजनरेट। तो फंक्शनल पोलन ग्रेन कितना बच गया भाई? एक ही बचा रह जाता है। कितना बचा रह जाता है? एक। कहते हैं कि साइप्रस फैमिली में, कौन सा फैमिली में भाई? साइप्रेसी फैमिली में जब मियोसिस होती है, ये अपना एमएमसी है, इस एमएमसी पर जब मियोसिस होती है तो यहां बनने वाले 4 पोलन ग्रेन में से 3 तो डीजनरेट कर जाती है। क्या कर जाती है भाई? डीजनरेट। तो बचा अपने पास कितना रह गया? बचा सिर्फ एक रह गया। तो कह सकते हैं कि जब एक मियोसिस होता है तो कितना पोलन ग्रेन बना भाई? 1 पोलन ग्रेन बनता है। एक मियोसिस में कितना पोलन ग्रेन बना भाई? एक। कौन सा फैमिली में? साइप्रेसी फैमिली में। तो यहां इसका आंसर फिर क्या होना चाहिए? यहां इसका आंसर हो जाएगा कि 200 पोलन ग्रेन्स को बनाने के लिए 200 मियोसिस की जरूरत है। कितनी भाई? 200 मियोसिस। ध्यान से याद रखिएगा, आसान है क्वेश्चन, बस ये होता है कि हम लोग कभी मिस कर जाते हैं। 200 पोलन ग्रेन्स देखे बाई 4 करके 50 ला दिए, नहीं। यहां क्या करेंगे भाई हम लोग कि यहां देखेंगे प्लांट का नाम है साइप्रस, दिमाग में जाना चाहिए हाँ भाई साइप्रसी फैमिली में तो मियोसिस के बाद बने 4 में से 3 डीजनरेट ही कर जाएगा। तो बचेगा कितना? एक। मतलब 1 मियोसिस तो कितना पोलन ग्रेन? 1 पोलन ग्रेन। तो ये 200 पोलन ग्रेन्स को बनाने के लिए कितना मियोसिस भाई? 200 मियोसिस। क्लियर है? तो भाई क्वेश्चन बहुत ही आसान है, लेकिन जब एग्जाम में आता है तो हम लोग मिस कर जाते हैं। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा और याद भी रखिएगा। ठीक है भाई? अब हम लोग देखेंगे कुछ पोलन ग्रेन से रिलेटेड टर्म्स को। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला टर्म है अपने पास भाई पॉलिनियम। क्या नाम है भाई? पॉलिनियम। तो इस पॉलिनियम के बारे में समझते हैं कि ये पॉलिनियम होता क्या है। देखिए भाई, पॉलिनियम। अब अगर आपसे पूछे कि ये पॉलिनियम होता क्या है, तो कहते हैं कि जब पोलन ग्रेन आपस में मिलकर एक पोलन बैग का फॉर्मेशन करे। ध्यान से सुनिएगा कि जब पोलन ग्रेन मिलकर आपस में एक बैग का फॉर्मेशन करे तो ऐसे स्ट्रक्चर को पॉलिनियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? पॉलिनियम। तो कैसे डिफाइन करेंगे? व्हेन पोलन ग्रेन्स, when many pollen grains join together to form bag like structure, it is known as क्या भाई? पॉलिनियम। क्या कहते हैं इसे? पॉलिनियम। कहते हैं कि जब ढेर सारा पोलन ग्रेन आपस में ज्वाइन करके क्या करता है भाई? एक बैग लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, तो ऐसे को पॉलिनियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? पॉलिनियम कहा जाता है। क्लियर है? अब हम लोग नेक्स्ट टर्म की ओर बढ़ते हैं। अपना नेक्स्ट टर्म है पॉलीस्पोरी। क्या है भाई? पॉलीस्पोरी। इसे मिटा दे रहा हूं मैं। अगला टर्म है पॉलीस्पोरी। तो लिख देता है भाई पॉलीस्पोरी। अब नाम में ही लिखा हुआ है पॉली। क्या लिखा हुआ भाई? पॉली। अब ये पॉलीस्पोरी क्या होता है? कहते हैं कि जनरली अगर एक टेट्राड की बात करेंगे, कितने टेट्राड की बात करेंगे भाई? एक टेट्राड की बात करेंगे तो वहां सेल का नंबर होता है 4। कितना होता है भाई? 4। लेकिन जब टेट्राड में मोर देन 4 पोलन ग्रेन्स पाया जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको? पॉलीस्पोरी। क्या बोलेंगे भाई? पॉलीस्पोरी। तो हम लोग लिखते हैं, इसको डिफाइन कैसे करेंगे? व्हेन in a tetrad there is more than 4 pollen grains, it is known as क्या कहेंगे भाई? इसको कहेंगे पॉलीस्पोरी। ध्यान से देखेगा भाई कि जब टेट्राड में 4 से ज्यादा पोलन ग्रेन मिले तो ऐसे कंडीशन को पॉलीस्पोरी कहा जाता है। इसका एग्जांपल हो जाएगा भाई कस्क्यूटा, जिसे अमरबेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? अमरबेल। क्या कहते हैं? अमरबेल। क्लियर है? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा
अच्छा, आप लोगों के दिमाग में जाना चाहिए कि सर ने इसके पहले भी एक वर्ड लिखा था, पॉलिनियम। तो पॉलिनियम का एग्जाम्पल क्या होता है? पॉलिनियम का एग्जाम्पल होता है भाई कैलोट्रोपिस। क्या होता है भाई? कैलोट्रोपिस। यहां मेंशन कर दे रहा हूं मैं पॉलिनियम के लिए, मिस हो गया था। पॉलिनियम का एग्जांपल हो जाएगा कैलोट्रोपिस, आक का पौधा। किसका पौधा भाई? आक का पौधा। अब नेक्स्ट अपने पास कंपाउंड पॉलन ग्रेन। क्या है भाई? कंपाउंड पॉलन ग्रेन। तो चलिए देखते हैं कंपाउंड पॉलन ग्रेन। अब ये भाई कंपाउंड पॉलन ग्रेन क्या होता है? तो अभी हम लोगों ने देखा, सबसे पहले क्या देखा? पॉलिनियम। ये पॉलिनियम क्या बताया मैंने कि जब ढेर सारा पॉलन ग्रेन आपस में मिलकर बैग लाइक स्ट्रक्चर बनाए, दैट इज नोन एज पॉलिनियम। फिर हम लोगों ने पढ़ा पॉलीस्पोरी, कि जब एक टेट्राड में मोर देन 4 पॉलन ग्रेन्स हो तो इसे क्या कहा जाता है भाई? इसे कहा जाता है पॉलीस्पोरी। और अब हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड पॉलन ग्रेन। कहते हैं कि जब हमारे पास, हम लोगों ने पढ़ा था कि जो टेट्राड होता है और उस पर कैलेज एंजाइम अगर लग जाए तो सारे पॉलन ग्रेन्स अलग हो जाते हैं। लेकिन अगर ऐसा हुआ ही नहीं तो सारे पॉलन ग्रेन्स हमेशा एक साथ ही रह जाएंगे। और ऐसे कंडीशन को क्या कहा जाता है भाई? ऐसे कंडीशन को कहा जाता है कंपाउंड पॉलन ग्रेन। क्या लिखेंगे भाई? व्हेन ऑल पॉलन grains of tetrad always remains together। कहते हैं कि जब सभी पॉलन ग्रेन, किसका भाई? टेट्राड का, कैसे रहता है? हमेशा साथ में ही रह जाए। जब टेट्राड के सभी पॉलन ग्रेन एक साथ ही रहते हैं हमेशा, तो ऐसे कंडीशन को कंपाउंड पॉलन ग्रेन कहा जाता है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा भाई? एग्जाम्पल हो जाएगा ड्रोसेरा। क्या हो जाएगा भाई? ड्रोसेरा। तो हम लोगों ने अभी पॉलन ग्रेन से रिलेटेड 3 कंडीशंस को पढ़ा, पॉलिनियम, पॉलीस्पोरी और कंपाउंड पॉलन ग्रेन। और भी कुछ इंफॉर्मेशंस को मैं बता रहा हूं कि सबसे बड़ा पॉलन ग्रेन किसका होता है, सबसे लंबा पॉलन ग्रेन किसका होता है और सबसे छोटा पॉलन ग्रेन किसका होता है। तो सबसे पहला देखते हैं लार्जेस्ट पॉलन ग्रेन, कि सबसे बड़ा पॉलन ग्रेन कौन से प्लांट का होता है? तो आंसर जाएगा मिराबिलिस। क्या जाएगा भाई? मिराबिलिस जलापा। क्या आंसर हो जाएगा भाई? मिराबिलिस जलापा। इस प्लांट का और भी नाम है 4 o'clock प्लांट। क्या कहता है भाई? 4 o'clock प्लांट। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन अपने पास स्मॉलेस्ट पॉलन ग्रेन। अगर सबसे छोटा पॉलन ग्रेन आपसे पूछा जाए तो आंसर दीजिएगा मायोसोटिस। क्या आंसर दीजिएगा भाई? मायोसोटिस। फिर तीसरा अपने पास लॉन्गेस्ट पॉलन ग्रेन। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे लंबा पॉलन ग्रेन किसका होता है तो आंसर दीजिएगा जोस्टेरा। क्या आंसर दीजिएगा भाई? जोस्टेरा। इस जोस्टेरा की एक खासियत बता दूं कि इसमें एक्साइन नहीं पाया जाता है, एक्साइन एब्सेंट होता है। क्या होता है भाई? एब्सेंट। मैंने 3 इंफॉर्मेशन दिया अभी कि सबसे बड़ा पॉलन ग्रेन किसका होता है तो आंसर हो जाएगा मिराबिलिस जला, फिर सबसे छोटा मायोसोटिस और सबसे लंबा जोस्टेरा। और जोस्टेरा में क्या नहीं होता है भाई? एक्साइन नहीं पाया जाता है। अब ये एक्साइन क्या होता है वो पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे कि पॉलन के सबसे बाहर वाले लेयर को एक्साइन कहा जाता है, जो कि इस जोस्टेरा में नहीं पाया जाता है। अब हम लोगों को पढ़ना है भाई स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। तो मैं मेंशन कर दे रहा हूं स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन, कि भाई ये पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो मेरे साथ आप समझते चलिएगा भाई। सबसे पहले ये मैं अंदर वाला लेयर बना दे रहा हूं और इस अंदर वाले लेयर को नाम दिया जाता है इंटाइन। क्या नाम दिया जाता है भाई? इंटाइन। फिर कहते हैं इसके बाहर एक रफ सा सरफेस होता है और इस रफ सरफेस को देखिए ध्यान से, मैं रफ बना दे रहा हूं।
इस रफ वाले सरफेस को कहा जाता है एक्साइन। इसे क्या कहा जाता है भाई? एक्साइन। अब इतना तो भाई क्लियर होगा कि अगर रफ है तो कहीं ना कहीं ये अटैचमेंट में मदद करेगा। किसमें मदद करेगा भाई? अटैचमेंट में। तो क्या चीज से अटैच होने में मदद करेगा? सोचिए कि जब ये पॉलन ग्रेन इंसेक्ट के साथ या हवा के साथ उड़ता हुआ जा रहा है स्टिग्मा के पास, तो ये स्टिग्मा पर कैसे रुकेगा? कहते हैं इसी एक्साइन की मदद से स्टिग्मा पर लैंड कर जाएगा या फिर फंस जाएगा। तो ये एक्साइन भाई अटैचमेंट में मदद कर रहा है। किसमें मदद कर रहा है? अटैचमेंट में। अब कहते हैं कि कुछ जगहों पर ये अंदर वाले लेयर को तो हम लोगों ने क्या नाम दिया भाई? इंटाइन। क्या नाम दिया है? इंटाइन। और बाहर वाले को एक्साइन। कहते हैं कि कुछ जगहों पर ये एक्साइन जो दिख रहा है आप लोगों को, ये होल सा एक पोर्शन होता है। तो इस होल वाले जगह को कहते हैं जर्म पोर। क्या कहते हैं भाई? जर्म पोर। आगे देखेंगे कि इसी जर्म पोर के द्वारा पॉलन ट्यूब अंदर से बाहर आता है, क्योंकि अगर ये जर्म पोर ना होगा तो पॉलन ट्यूब बाहर नहीं आ पाएगा। तो सिंपली जर्म पोर का अगर कोई फंक्शन पूछेगा तो आंसर दीजिएगा कि ये पॉलन ट्यूब को बाहर निकलने में मदद करता है। अब इसके भी अंदर देख लेते हैं भाई। ये प्लांट सेल है तो अंदर में हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा भाई? एक बड़ा सा वैक्यूल देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा भाई? एक बड़ा सा वैक्यूल। तो ये हम लोगों ने बना दिया वैक्यूल। अब सेल है तो सेल के एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए जाहिर सी बात है कि इसमें भी क्या मिलेगी हम लोगों को? न्यूक्लियस। क्या मिलेगी भाई? न्यूक्लियस। तो ये हम लोगों ने बना दिया न्यूक्लियस। अब सेल है, सेल में ढेर सारा हम लोगों ने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, तो यहां पर साइटोप्लाज्म भी मिलेगा। क्या मिलेगा भाई? साइटोप्लाज्म। तो ये हम बना दे रहे हैं साइटोप्लाज्म। और भी बहुत सारा चीज होगा, लेकिन फिलहाल हम लोग इतना ही बना रहे हैं। तो हम लोगों ने क्या क्या बनाया अभी? कि सबसे बाहर वाले खुरदरे पोर्शन को, खुरदरे कवर को एक्साइन कहा जाता है। अंदर वाला ये जो स्मूथ लेयर है इसे इंटाइन कहा जाता है। इसके अंदर में बड़ा सा एक वैक्यूल मिलेगा, सारे एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए न्यूक्लियस मिलेगा और मिलेगा साइटोप्लाज्म। कहते हैं कि यहीं पर हम लोगों को पोर मिलेगा। इस पोर को नाम देते हैं जर्म पोर, जो कि पॉलन ट्यूब को बाहर निकलने में मदद करता है। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं एक्साइन और इंटाइन में डिफरेंसेस, क्योंकि ये डिफरेंसेस आपके एग्जाम में आ सकता है 2 मार्क्स के क्वेश्चन में। तो इसको देखेगा भाई, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन एक्साइन एंड इंटाइन। मैं फिगर को अब मिटा दे रहा हूं। तो चलिए भाई, एक तरफ हम लोग लिखते हैं एक्साइन और दूसरी तरफ लिखते हैं इंटाइन, और दोनों में डिफरेंसेस को मेंशन कर लेते हैं। तो सबसे पहला बात कि ये जो एक्साइन होता है ये क्या होता है भाई? इट इज रफ स्ट्रक्चर। ये कैसा स्ट्रक्चर है भाई? रफ स्ट्रक्चर होता है। अगर हम लोग बात करेंगे इंटाइन की, तो इंटाइन कैसा स्ट्रक्चर होता है? इसका जस्ट अपोजिट, इट इज क्या भाई? स्मूथ स्ट्रक्चर। ये कैसा स्ट्रक्चर हो जाएगा? स्मूथ। एक रफ है तो दूसरा कैसा है भाई? स्मूथ। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज थिक। ये क्या होता है भाई? मोटा होता है, तो उसका अपोजिट हो जाएगा इट इज थिन। ये क्या होगा भाई? पतला होगा। नेक्स्ट, कि ये एक्साइन किसका बना होता है? मैंने कल भी बताया था कि ये जो एक्साइन है ये स्पोरोपोलिनिन का बना होता है, और ये स्पोरोपोलिनिन टेपेटम के द्वारा सिक्रीट किया जाता है। मैंने कल आप लोगों को स्पोरोपोलिनिन का खासियत बताया था कि जब अगर कहीं पर स्पोरोपोलिनिन मिले तो ना ही उसको हीट का कोई फर्क पड़ेगा, ना ही वाटर का कोई फर्क पड़ेगा, ना ही एसिड का, बेस का, ना ही माइक्रोब्स का, ऐसे उसको किसी भी चीज का फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ऐसे में ये पॉलन ग्रेन बहुत दिनों तक रह जाएगा और डिग्रेड भी नहीं होगा। तो ये पॉलन ग्रेन फिर फॉसिल का काम करेगा। किसका काम करेगा भाई? फॉसिल का। अब हम लोग देखते हैं थर्ड डिफरेंस को। तो थर्ड डिफरेंस के बारे में बात करेंगे। तो ये एक्साइन बना किसका होता है? ये एक्साइन स्पोरोपोलिनिन का बना होता है। इट इज फॉर्म्ड या फिर इट इज मेड अप ऑफ किसका भाई? स्पोरोपोलिनिन। ध्यान से देखिएगा कि ये जो आपके पास
एग्जाइन है, ये किसका बना होता है भाई? स्पोरोपोलिनिन का बना होता है। किसका बना होता है? स्पोरोपोलिनिन। किसका बना होता है भाई? स्पोरोपोलिनिन का। अब हम लोग बात करते हैं कि इंटाइन किसका बना होता है। तो इस इंटाइन की बात करेंगे तो इट इज मेड अप ऑफ किसका? ये बना होता है पेक्टोसेल्यूलोज का। किसका बना होगा भाई? पेक्टोसेल्यूलोज का। ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपसे पूछा जाए कि एग्जाइन किसका बना होता है तो स्पोरोपोलिनिन, और ये इंटाइन किसका बना होता है? ये बना होता है पेक्टोसेल्यूलोज का। अब हम लोग देखते हैं वायबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन्स। क्या देख रहे हैं भाई? वायबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन्स, कि भाई ये पोलन ग्रेन्स कितने देर तक अलाइव रह सकता है। तो कहते हैं डिफरेंट प्लांट्स में इसका वायबिलिटी डिफरेंट होता है। मतलब जरूरी नहीं है कि एक प्लांट का पोलन ग्रेन अगर 10 दिन तक जिंदा रहता है तो दूसरे भी स्पीसीज का उतना ही दिन रहे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर सीरियल्स हम लोग व्हीट एंड राइस की बात करेंगे तो इसमें पोलन ग्रेन का वायबिलिटी 30 मिनट्स का होता है। कितने मिनट का होता है भाई? 30 मिनट्स का। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि व्हीट और राइस में जो पोलन ग्रेन का वायबिलिटी है वो कितने मिनट का होता है भाई? 30 मिनट्स का। जबकि अगर हम लोग बात करेंगे किसकी, ऐसे फैमिली देखिए सोलनेसी, अगर आप बात कीजिएगा रोजेसी, और हम लोग अगर बात करते हैं किसकी, लेग्यूमिनोसी। देखिए भाई कि अगर आप आलू वाले फैमिली की बात कीजिए या फिर रोज वाले फैमिली की बात कीजिए या फिर दलहन पौधों की बात कीजिए, इन सब में जो पोलन का वायबिलिटी होता है वो फ्यू मंथ्स, मतलब कुछ महीनों तक होता है। मैंने एनसीईआरटी के डाटा को यहां मेंशन किया हुआ है कि एनसीईआरटी में आपके साफ लिखा हुआ है कि कुछ सीरियल्स जैसे व्हीट और राइस के अगर पोलन ग्रेन्स के वायबिलिटी की बात करी जाए तो ये लगभग 30 मिनट्स का होता है। कितने मिनट्स का होता है भाई? 30 मिनट्स का। लेकिन अगर हम लोग बात करें आलू वाले फैमिली की, रोज वाले फैमिली की या फिर दलहन फैमिली का, तो ये कुछ महीनों तक हो सकता है। तो भाई ये टॉपिक था अपना वायबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन्स। नेक्स्ट टॉपिक है अपना डेहिसेंस ऑफ एंथर। क्या भाई? डेहिसेंस ऑफ एंथर, कि एंथर का विस्फोटन, ये जो एंथर है, ये जो पोलन बैग है, ये फटेगा कैसे, इसके बारे में देखना है। तो अगला टॉपिक है अपना डेहिसेंस ऑफ एंथर। क्या देख रहे हैं भाई? डेहिसेंस ऑफ एंथर। तो कुछ पॉइंट्स को पहले जान लेते हैं कि जब ये एंथर बर्स्ट करता है, ध्यान से सुनिएगा और अपने दिलो दिमाग में सेट कर लीजिएगा कि जब ये एंथर बर्स्ट करता है तो यहां पर हम लोगों ने पढ़ा था कि 4 पोलन चैम्बर होता है, लेकिन जब ये बर्स्ट करने वाला होता है तो इसमें 2 ही पोलन चैम्बर बचा रह जाता है। तो क्या लिखेंगे भाई? एट द टाइम ऑफ डेहिसेंस। क्या लिखेंगे? एट द टाइम ऑफ डेहिसेंस। क्या बोल रहे हैं भाई? डेहिसेंस के टाइम पर क्या ओनली 2 पोलन चैम्बर्स ही बचे रह जाते हैं। ध्यान से देखिएगा कि जब डेहिसेंस का समय आता है तो पोलन चैम्बर की अगर बात करेंगे तो कितना पोलन चैम्बर बचा रह जाता है भाई? सिर्फ और सिर्फ 2 पोलन चैम्बर ही बचा रह जाता है। अब हम लोग अगला पॉइंट अगर समझेंगे तो देखिएगा भाई कि जब डेहिसेंस का टाइम आता है तो यहां हम लोगों ने पढ़ा था कि पोलन चैम्बर के ऊपर में 4 वॉल लेयर्स होता है, एपिडर्मिस, इंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टेपेटम। लेकिन जब हम लोग डेहिसेंस की बात करते हैं, जब एंथर मैच्योर हो चुका होता है तो यहां पर हम लोगों को मात्र 2 लेयर ही देखने को मिलेगा। अब ये लेयर कौन कौन सा है भाई? ये है एपिडर्मिस और इंडोथीसियम। कौन कौन सा भाई? एपिडर्मिस और इंडोथीसियम। तो क्या लिखेंगे भाई कि मैच्योर एंथर में, किसमें बात करी जा रही है? मैच्योर एंथर में 2 वॉल ही बचा रह जाता है। कितना वॉल लेयर आता है भाई? सिर्फ और सिर्फ 2 वॉल लेयर ही बचा रह जाता है।
इन वन लेयर का नाम क्या क्या हो जाएगा भाई? एपिडर्मिस, और दूसरा हो जाएगा इंडोथीलियम। कोई दिक्कत भाई? अब कह रहे हैं कि ये डेhiscence का साइट क्या है? ये जो एंथर है बर्स्ट करने वाला है, कहां से होता है? तो याद कीजिए, मैंने कल आपको बताया था साइट का नाम, जिसका नाम है स्टोमियम। क्या नाम है भाई? स्टोमियम। तो चलिए हम लोग मेंशन कर लेते हैं, साइट ऑफ डेhiscence। क्या देख रहे हैं भाई? साइट ऑफ डेhiscence। तो साइट ऑफ डेhiscence क्या हो जाएगा? साइट ऑफ डेhiscence हो जाएगा स्टोमियम। क्या हो जाएगा भाई? स्टोमियम। एकदम से इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा कि एंथर का विस्फुटन या फिर एंथर बर्स्ट किस साइट पर करता है? तुम लोग आंसर क्या देंगे? स्टोमियम। क्या देंगे भाई? स्टोमियम। अगर हम लोग मोस्ट कॉमन डेhiscence की बात करेंगे कि कॉमनली ये डेhiscence होता कैसे, तो कहते हैं कि जनरली जो डेhiscence होता है वो लॉन्गिट्यूडनली होता है, जो कि आपको कैप्सेला में भी देखने को मिलता है। तो आप लोग इसको भी मेंशन कर सकते हैं, मोस्ट कॉमन डेhiscence। तो आंसर क्या चला जाएगा भाई? लॉन्गिट्यूडनल। होता तो कई तरह का है, लेकिन हम लोगों को जनरली जो पूछा जाएगा और कॉमनली जो पाया जाता है, हम लोग क्या लिखेंगे भाई? लॉन्गिट्यूडनल डेhiscence। और ऐसा ही डेhiscence हम लोगों को किस में देखने को मिलता है? कैप्सेला में भी। किस में देखने को मिलेगा भाई? कैप्सेला। अब हम लोग बात करेंगे कि ये जो पोलन ग्रेन है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये पोलन ग्रेन अपने मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है। किसे रिप्रेजेंट करता है भाई? मेल गैमेटोफाइट। ये जो पोलन ग्रेन है, ये पोलन ग्रेन देखिएगा भाई, रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट करता है? मेल गैमेटोफाइट। ध्यान से देखिएगा कि ये जो पोलन ग्रेन है, अगर पूछा जाए किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, तो हम लोग आंसर देंगे मेल गैमेटोफाइट। अब यहां थोड़ा हम लोग मेल गैमेटोफाइट को देख लेते हैं। मेल गैमेटोफाइट। अब कहते हैं कि अगर ये मेल गैमेटोफाइट इमैच्योर है, क्या भाई? इमैच्योर, तो यहां होगा टू सेल्ड स्टेज। क्या होगा भाई? टू सेल्ड स्टेज। और अगर ये मैच्योर हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई? मैच्योर, तो यहां मिलेगा हम लोगों को थ्री सेल्ड स्टेज। मतलब कि टू सेल्ड वाले स्टेज को हम लोग इमैच्योर कहते हैं या पार्शियली मैच्योर कहते हैं, जबकि ये थ्री सेल्ड स्टेज वाले को हम लोग मैच्योर कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? मैच्योर। अब टू सेल्ड वाले स्टेज में क्या क्या मिलता था हम लोगों को? एक वेजिटेटिव सेल और दूसरा जनरेटिव सेल, जबकि थ्री सेल्ड वाले स्टेज पर क्या क्या मिलेगा? एक वेजिटेटिव और दो मेल गैमेट। अब समझिए कि यहां जो डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेट या फिर पोलन ग्रेन्स है या फिर मेल गैमेटोफाइट है, ये कैसे होता है? तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है भाई डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। क्या भाई अगला टॉपिक? देखिएगा, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, कि मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट कहां होता है, और इस हिसाब से मेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट को दो पार्ट में बांटा जाता है। सबसे पहला इन सीटू, और दूसरा क्या हो जाएगा भाई? दूसरा हो जाएगा एक्स सीटू। अब इन सीटू और एक्स सीटू में क्या डिफरेंस है? अगर मदर प्लेस पर डेवलपमेंट होता है तो इन सीटू कहते हैं, अगर मदर प्लेस के कहीं बाहर डेवलपमेंट होता है तो एक्स सीटू कहेंगे। मतलब अब क्या समझे भाई? सोचिए कि कोई पोलन ग्रेन टू सेल्ड स्टेज में ही सेड हो गया, अब तो ये यहां से निकल जाएगा, निकल कर चला गया स्टिग्मा पर। अब तब जाकर वहां पर जनरेटिव सेल में डिवीजन हुआ, माइटोसिस, वहां बन रहा है दो मेल गैमेट। तो भाई वहां पर जाकर मैच्योर हुआ, स्टिग्मा पर, खुद के घर पे तो नहीं हुआ। तो ऐसे कंडीशन को बोलेंगे हम लोग एक्स सीटू डेवलपमेंट। क्या बोलेंगे भाई? एक्स सीटू डेवलपमेंट। तो देखिए भाई, इन सीटू को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? लिखेंगे व्हेन डेवलपमेंट occurs inside the mother place, या फिर सिंपली लिखेंगे when development occurs at mother place in
एंथर। अगर मदर प्लेस एंथर पर ही डेवलपमेंट हो रहा है, कहां हो रहा है डेवलपमेंट भाई? अगर एंथर पर ही डेवलपमेंट हो रहा है तो ऐसे को कहा जाएगा इन सीटू, क्योंकि खुद के ही घर पे हो रहा है तो क्या बोलेंगे? इन सीटू। भाई ये एक्स सीटू क्या हो जाएगा? मतलब कि अगर ये मदर प्लेस पर ना होके कहीं बाहर डेवलपमेंट होगा तो क्या कहेंगे भाई? एक्स सीटू। जैसे व्हेन डेवलपमेंट occurs outside the mother place at stigma। कहां हो रहा है भाई? स्टिग्मा पर। अब ये स्टिग्मा तो मेल का पार्ट है ही नहीं, ये तो फीमेल का है, मतलब मेल से बाहर चला गया। और मेल से बाहर चला जाए तो इसे क्या कहा जाएगा भाई? XC2 डेवलपमेंट। अब XC2 डेवलपमेंट को भी हम लोग थोड़ा सा डिवाइड कर सकते हैं, देख लीजिएगा भाई। एक तो होता है इन विट्रो, क्या होता है भाई? इन विट्रो, और दूसरा होता है इन वीवो। जब भी आपको इन विट्रो वर्ड मिले समझ लीजिएगा कि ये लैब में किया गया है। कहां किया गया है भाई? लैब में किया गया है आर्टिफिशियली। और अगर आपको इन वीवो मिल रहा है तो ये नेचुरली हो रहा है। तो इतना याद रखिएगा, जब आर्टिफिशियली कराया गया हो लैब में तो हम लोग क्या बोलेंगे? इन विट्रो। और जब ये नेचुरली हो रहा हो तो हम लोग क्या बोलेंगे? इन वीवो। क्या बोलेंगे भाई? इन वीवो। ये कैसा था आपका? आर्टिफिशियली। ठीक है भाई, तो यहां तक आप लोग पॉइंट को देखिएगा और समझिएगा। अब चलिए भाई कुछ इंपॉर्टेंट मुख्य बातों को हम लोग देखते हैं, जैसे कि पोलन बैंक क्या होता है। ध्यान से देखिएगा भाई कि ये पोलन बैंक क्या है। नाम से ही पता चल रहा है कि बैंक है तो स्टोर किया जाएगा। पोलन का बैंक है तो पोलन स्टोर किया जाएगा। भाई यहां पोलन का स्टोरेज कैसे होता है? तो लिक्विड नाइट्रोजन में करते हैं। अगर कोई पूछेगा कि पोलन का स्टोरेज किस में किया जाता है तो क्या बोलेंगे भाई? कि स्टोरेज ऑफ पोलन किस में किया जाता है? लिक्विड नाइट्रोजन में, स्टोरेज ऑफ पोलन। अब हम लोगों ने बात किया है कि अल्ट्रा लो टेम्परेचर, तो हम लोग क्या लिख रहे हैं भाई? अल्ट्रा लो टेम्परेचर। अब ये अल्ट्रा लो टेम्परेचर कितना लो होता है? तो कहते हैं -196 डिग्री सेल्सियस। बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है भाई, एकदम एनसीईआरटी का है। याद रखिएगा कि पोलन ग्रेन का स्टोरेज लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस में किया जाता है। अब आगे की बातें हम लोग देखते हैं और समझते हैं कि पोलन ग्रेन के जर्मिनेशन के लिए, फॉर जर्मिनेशन ऑफ पोलन, कि पोलन के जर्मिनेशन के लिए कितना प्रतिशत शुगर का जरूरत होता है? तो हम लोग आंसर देंगे 10% शुगर सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे भाई? 10% शुगर सॉल्यूशन का जरूरत होता है। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर पोलन ट्यूब को डेवलप करना हो तो यहां कौन कौन सा एलिमेंट मददगार होता है? तो हम लोग लिखेंगे बोरॉन एंड कैल्शियम। तो हम लोग क्या लिखेंगे भाई? एलिमेंट्स required for growth of pollen tube, कि pollen tube के ग्रोथ में कौन से एलिमेंट का जरूरत होता है? तो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो होता है वो होता है बोरॉन और होता है कैल्शियम। कौन कौन सा होता है भाई? बोरॉन और कैल्शियम। अब हम लोग और भी बातों को जानते हैं कि सबसे अगर हम लोग बात करेंगे कि एक दो बात है जो एग्जाम में आता है और हम लोग मिस कर जाते हैं, होता बहुत ही इंपॉर्टेंट है लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो देखिए भाई ऐसा कौन सा पॉइंट है, दो पॉइंट को समझिएगा। सबसे पहले तो स्टामेन, अगर पूछ दे कि स्टामेन को और किस नाम से जाना जाता है तो हम लोग बोलेंगे माइक्रो स्पोरो फिल। देखिए भाई अगर पूछा जाए सिंपली आपसे एग्जाम में ऐसा नहीं पूछेगा, इधर से पूछेगा कि माइक्रोस्पोरोफिल किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। भाई ये जो माइक्रोस्पोरोफिल है उसे और किस नाम से जानते हैं? तुम लोग बोलेंगे स्टामेन। क्या बोलेंगे भाई? स्टामेन। वैसे ही नेक्स्ट आता है पोलन चैम्बर, कि पोलन चैम्बर को और किस
किस नाम से जाना जाता है? तो हम लोग नाम देंगे माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या नाम देंगे भाई? माइक्रोस्पोरेंजियम। तो ये दोनों वर्ड ही बहुत इंपॉर्टेंट है, माइक्रोस्पोरोफिल और माइक्रोस्पोरेंजियम। आप लोग याद रखिएगा, मैंने अलग से इसे बता दिया। अब कुछ जानकारी देखते हैं कि किसके द्वारा पॉलन ट्यूब का डिस्कवरी हुआ था, सबसे लंबा पॉलन ट्यूब कौन सा है, और सबसे बड़ा पॉलन ट्यूब कौन सा है, और सबसे लंबा स्टाइल किस में पाया जाता है। तो स्टाइल भाई फीमेल वाला है, हम लोग समझते हैं इसको कि सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ पॉलन ट्यूब। तो इसका आंसर क्या जाएगा भाई? इसका आंसर जाएगा GBMEC। क्या आंसर जाएगा भाई? GBMEC कि पॉलन ट्यूब का डिस्कवरी किसके द्वारा किया गया था। अगर क्वेश्चन आता है तो आंसर लगाइएगा G.B.MEC। क्या लगाइएगा भाई? MEC। फिर हम लोग बात करते हैं लॉन्गेस्ट पॉलन ट्यूब कि सबसे लंबा पॉलन ट्यूब किस में पाया जाता है। तो आंसर दीजिएगा आप लोग मेज में। किस में पाया जाता है भाई? मेज, मकई में। अब पॉलन ट्यूब सबसे लंबा है, देखिएगा ध्यान से भाई कि पॉलन ट्यूब किससे होकर गुजरता है? इस स्टाइल से गुजरता है। अगर यहां पर पॉलन ग्रेन आया हुआ है और पॉलन ग्रेन से पॉलन ट्यूब निकल रहा है, क्या निकल रहा है भाई? पॉलन ट्यूब। और हम कह रहे हैं कि सबसे लंबा पॉलन ट्यूब किस में है, तो नाम दिया हमने मेज। तो भाई स्टाइल भी सबसे लंबा किसका होना चाहिए? मेज का ही होगा। तो इसके लिए हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि मेज में ही हम लोगों को लॉन्गेस्ट स्टाइल भी देखने को मिलता है, इसलिए मैंने बताया था अभी लॉन्गेस्ट स्टाइल के भी बारे में बताऊंगा। तो ये भाई ये सब कुछ इंफॉर्मेशन है जो आप लोगों को याद रखना है, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और भाई ये ऑब्जेक्टिव है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थ्योरेटिकली तो आप कुछ लिखोगे तो शायद 1-2 नंबर दे दे, लेकिन जब ऑब्जेक्टिव की बात होती है तो ये आपके कंसेप्ट बेस्ड होता है। देखता है कि भाई आपको कितना आप अपने दिमाग से किसी आंसर को एकदम परफेक्ट निकाल सकते हो। तो किसी भी चीज को अगर लगे कि आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है तो आप उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव को बनाइए, जो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देगा। अब भाई हम लोगों को देखना है एरो एलर्जन के बारे में। किसके बारे में देखना है भाई? एरो एलर्जन। अब ये एरो एलर्जन क्या होता है? तो भाई ऐसा कोई एलर्जन, एलर्जन का मतलब जो एलर्जी काउज करता है, ऐसा कोई एलर्जन जो एयर के थ्रू ट्रेवल करता है उसे क्या कहा जाएगा भाई? एरो एलर्जन। क्या कहा जाएगा भाई? एरो एलर्जन। देखिए एरो एलर्जन क्या है? कहते हैं कि एलर्जन, ये जो वर्ड है ये क्या बता रहा है कि जिससे एलर्जी होता है उसे एलर्जन कहा जाता है। जिससे एलर्जी होता है उसे क्या कहा जाता है? एलर्जन। अब समझिएगा मेरी बातों को कि ऐसे पॉलन ग्रेन जो एलर्जी काउज करते हैं, क्या काउज करता है भाई? एलर्जी, इसे एरो एलर्जन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करेंगे तो एरो एलर्जन का एग्जाम्पल हो जाएगा पार्थेनियम। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा भाई आपके पास, पार्थेनियम को हम लोग कैरेट ग्रास भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? कैरेट ग्रास कहते हैं। फिर दूसरा इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आप लोगों का एमरैंथस। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा भाई एम्ब्रेसिया। क्या हो जाएगा भाई? एम्ब्रेसिया। कहते हैं कि कुछ इससे जो पॉलन ग्रेन निकलता है उससे एक फीवर होता है। क्या होता है भाई? फीवर। इस फीवर का नाम है हे फीवर। क्या नाम है भाई? हे फीवर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है कि पॉलन ग्रेन से होने वाले फीवर का नाम बताइए, तो आप लोग आंसर देते हैं हे फीवर। क्या आंसर देते हैं भाई? हे फीवर। तो आप लोग याद रखिएगा, इसमें और एक एग्जांपल ऐड कर सकते हैं आप, कांग्रेस ग्रास। कौन सा ग्रास भाई? कांग्रेस ग्रास। तो ये 4 एग्जांपल आप लोग याद रखिएगा कि पॉलन ग्रेन जिससे एलर्जी होती है उसे एरो एलर्जन कहते हैं। प्लांट का नाम में आप लोग याद रखिएगा पार्थेनियम, एमरैंथस, एम्ब्रेसिया और कांग्रेस ग्रास। अगर हम लोग बात करेंगे पॉलन ग्रेन की, तो पॉलन ग्रेन को एज फूड सप्लीमेंट भी यूज किया जाता है। अब फूड सप्लीमेंट किस फॉर्म में यूज करते हैं भाई? सिरप के फॉर्म में लेते हैं, टैबलेट के फॉर्म में लेते हैं। कहते हैं कि इससे बने फूड सप्लीमेंट को रेस कोर्स में हॉर्सेस को खिलाया जाता है ताकि उसका स्ट्रेंथ बढ़े और वो इजीली
ग्रेन को जीत सके। तो भाई ये याद रखिएगा कि पोलन ग्रेन को एज फूड सप्लीमेंट भी यूज किया जाता है। किसके फॉर्म में भाई? फूड सप्लीमेंट के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? फूड सप्लीमेंट के फॉर्म में। तो याद रखिएगा फूड सप्लीमेंट के फॉर्म में भी पोलन ग्रेन को यूज किया जाता है। तो भाई आज का क्लास यहीं तक था। कल हम लोग पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, प्लांट के फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। होप आप लोगों को आज के क्लास में मजा आया हो, सारी बातें याद रही हो और आप लोगों को पढ़ने में बहुत आसानी रहा हो। तो आप लोग भाई वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए